आरुषि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। काम वाली तो भाग गई। रमेश हकलाते हुए कहने लगा, आरुषि, मैं नहीं, वही जबरदस्ती करने लगी। आरुषि ने बिना रमेश की पूरी बात सुने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया और फिर कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? बिना तुम्हारी मर्जी के वह और तुम घटिया आदमी। रोते हुए आरुषि बोली, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुमसे शादी हुई थी। उस दिन आरुषि स्कूल तो चली गई पर पूरा दिन उसकी तबीयत खराब रही। कई दिनों तक आरुषि ऐसे ही सिसकती रही। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही बच्चों को इस बारे में कुछ बताया। रमेश की तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी आरुषि का सामना करने की। आरुषि बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर घर का सारा काम खत्म कर स्कूल चली जाती। कोई भी काम वाली सुबह आने को तैयार नहीं थी। सभी काम वाली कोई ना कोई बहाना बनाकर कहती, 9 बजे के बाद ही आ सकते हैं मेम साहब। आरुषि का मन तो करता कि नौकरी छोड़ दे, पर बच्चों के स्कूल और पढ़ाई पर जो अच्छा खासा पैसा खर्च होता है वह कहाँ से आएगा। आसमान छूती महंगाई में एक की कमाई से घर चलाना आसान नहीं। एक काम वाली आई भी थी पर कुछ दिन काम करने के बाद उसने भी हाथ उठा दिए। कहा, 8 बजे से पहले नहीं आ सकती मैम साहब। आरुषि की तो अब तबीयत भी खराब रहने लगी थी। आखिर कब तक घर और बाहर काम करती रहती। आरुषि ने अपने आस पड़ोस में कामवाली के लिए पूछा तो आरुषि की पड़ोसन हिमानी ने उसे एक कामवाली के बारे में बताया। हिमानी ने कहा, जो मेरे घर काम करने आती है वह एक बूढ़ी औरत है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो उसे भेज देती हूँ। हिमानी की बात सुनकर आरुषि बहुत खुश हो गई। उसे यही तो चाहिए था। वह मन ही मन सोच रही थी कि रमेश अब बूढ़ी औरत को तो क्या ही घूरेगा। बूढ़ी अम्मा अगले दिन से काम पर आने लगी। अब आरुषि को कोई फिक्र नहीं थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी अम्मा 3-4 दिनों से नहीं आ रही थी। हिमानी से पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के बाद आएंगी। यह सुनकर आरुषि के होश उड़ गए। बूढ़ी अम्मा एक दिन किसी और को लेकर आई और कहने लगी, मेम साहब, यह मेरी बेटी है नंदनी। अब यही आपके घर का काम करेगी। अम्मा, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तो तुम आओगी ना काम पर? आरुषि ने पूछा। मेम साहब, बूढ़ी हो गई हूँ मैं, अब मुझसे काम नहीं होता। मेरे घुटनों में भी दर्द रहने लगा है और कमर से भी झुका नहीं जाता। पर आप चिंता ना करें, मेरी बेटी भी बहुत अच्छा काम करेगी, बूढ़ी अम्मा ने कहा। आरुषि ने मजबूरी में हाँ तो कर दी पर साफ बोल दिया, सुबह 8 बजे आना पड़ेगा। नंदनी मान गई। नंदनी भी अम्मा की तरह काम तो अच्छा करती पर आरुषि को हमेशा डर लगा रहता कि कहीं रमेश की गंदी नज़र नंदनी पर न पड़ जाए। नंदनी थी भी बहुत सुंदर और फिर उम्र भी उसकी कम थी, यही कोई 24-25 साल। नंदनी आरुषि के सामने ही काम करके चली जाती थी। आरुषि कभी कभी संडे के दिन नंदनी से खाना बनवाने में मदद ले लिया करती थी। नंदनी का नेचर भी अच्छा था। आरुषि उसे हमेशा कुछ न कुछ दे देती, जैसे अपने पुराने सूट, कुछ मेकअप का सामान। नंदनी आरुषि को अब मेम साहब नहीं दीदी बुलाने लगी थी। आरुषि ने जब एक दिन नंदनी से पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है, वह बोली, दीदी, मेरा पति फैक्ट्री में काम करता है। हमारी शादी को 3 साल हो गए। नंदनी अपने मायके, ससुराल, अपने रिश्तेदारों सब के बारे में आरुषि को सब बताती थी। आरुषि नंदनी पर पूरा भरोसा करने लगी थी पर रमेश पर कतई भी नहीं। नंदनी को आरुषि के घर काम करते हुए करीब 9 महीने हो चुके थे। अब तो नंदनी कभी कभी लेट भी आती तो आरुषि कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर नंदनी ठीक है तो रमेश कुछ नहीं कर सकता। नंदनी अब बड़े अच्छे से सज धज कर रहने लगी थी। आरुषि ने एक दिन पूछ लिया, नंदनी, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो और तुम्हारा सूट तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से खरीदा? नंदनी ने कहा, दीदी, मेरी माँ ने दिया है। आजकल नंदनी का चेहरा भी बड़ा खिला खिला सा रहता था। आरुषि ने भी पूछा, नंदनी, आजकल बड़ी खुश दिखती हो, कोई बात है क्या? तब नंदनी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं दीदी। नंदनी कुछ महीनों से काम पर लेट से आने लगी थी।
पूछने पर कहने लगी, मेरी माँ बीमार है इसलिए देरी हो जाती है। आरुषि कुछ नहीं कहती, उस पर घर छोड़कर स्कूल चली जाती थी। लेकिन आरुषि को हैरानी होती कि रमेश इतना कैसे सुधर गया। नंदिनी जब भी घर का काम करती तो रमेश उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। आरुषि को लगा कि शायद उसे उस दिन का थप्पड़ याद है और वह मन ही मन मुस्कुरा देती। नंदिनी को काम पर आए आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। आरुषि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और किससे पूछे कि नंदिनी क्यों नहीं आ रही। फिर उसे याद आया कि हिमानी से पूछ लेती हूँ। हिमानी ने कहा उसके घर भी नंदिनी कई दिनों से काम पर नहीं आ रही। उसने यह भी बताया कि नंदिनी का घर आरुषि के घर से थोड़ी दूरी पर ही है, वह जाकर पूछ ले। आरुषि को लगा कि हिमानी सही कह रही है, उसे जाकर देखना चाहिए कि नंदिनी क्यों नहीं आ रही। आरुषि जैसे तैसे पता लगाकर नंदिनी के घर पहुंची। घर तो क्या, एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर एक छोटा सा कमरा और था। अंदर घुसते ही एक छोटी सी चारपाई पर बूढ़ी अम्मा लेटी हुई थी। अम्मा, नंदिनी कई दिनों से काम पर नहीं आ रही तो देखने आ गई। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? आरुषि ने पूछा। अम्मा ने अपना सिर पीटते हुए कहा, करमजली मर जाए तो अच्छा है। अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हो? कोई बात हो गई क्या? आरुषि ने पूछा। मेम साहब, और क्या बोलूँ मैं, पता नहीं कहाँ अपना मुंह काला करवा कर आई है, किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। यह सब देखने से पहले भगवान ने मुझे उठा क्यों न लिया। अपने जमाई को क्या जवाब दूंगी? अम्मा जोर जोर से रोने लगी। आप अपने जमाई को क्यों जवाब देंगी? नंदिनी के पेट में तो आपके जमाई का ही बच्चा। मेरा जमाई तो 1 साल से मुंबई में कमाने गया है मेम साहब, उसका बच्चा कैसे हो सकता है? आरुषि को तो 440 वोल्ट का करंट लगा। वह नंदिनी से बिना मिले ही घर आ गई। उसने तो नंदिनी को एक समझदार और सुलझी हुई औरत समझा था, पर वह तो चरित्रहीन निकली। आरुषि के मन में कहीं ना कहीं यह भी डर था कि पता नहीं यह किसका बच्चा है, कहीं राकेश तो। मगर आरुषि फिर अपने आप को ही समझाने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रमेश तो उसकी तरफ देखता भी ना था। फिर वह तो कितने घरों में काम करती है, कोई भी हो सकता है। मगर आरुषि के अंदर अनजाना सा डर सताने लगा था। आरुषि का सिर यह सोचकर चकराने लगा कि घर और बाहर दोनों का काम कैसे संभालेगी। पता नहीं कोई काम वाली मिलेगी भी या नहीं, और मिलेगी तो कैसी। अब तो वह कामवाली के नाम से भी डरने लगी थी। आरुषि को एक दिन घर का काम करते देख रमेश ने कहा, लगता है तुम्हारी काम वाली फिर भाग गई। नंदिनी की तबीयत ठीक नहीं है, वह इसलिए नहीं आ रही। तबीयत खराब का तो वह बहाना बनाती है। तुमसे पैसे जो बढ़वाने होंगे, इनका काम ऐसे ही नहीं चलता, इसलिए नखरे दिखाती होगी। एक घटिया मुस्कान के साथ रमेश ने कहा, तुम्हें जब कुछ पता नहीं है तो क्यों बकवास करते हो? आरुषि ने रमेश को झिड़कते हुए कहा। लेकिन रमेश को टटोलना भी था कि नंदिनी की इस हालत का जिम्मेदार रमेश तो नहीं। अम्मा कह रही थी कि नंदिनी पेट से है, पर उसका पति तो 1 साल से मुंबई में है, फिर वह पेट से कैसे हो सकती है? अम्मा रो रो कर कह रही थी, उसकी बेटी का जिसने भी यह हाल किया है वह उसे छोड़ेगी नहीं। अम्मा पुलिस कंप्लेंट करने की भी कह रही थी। आरुषि बार बार रमेश का चेहरा देखकर बोल रही थी और उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश भी कर रही थी। यह सब तुम मुझे क्यों सुना रही हो? रमेश ने लगभग हकलाते हुए कहा, और वैसे भी मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, नाश्ता लगा दो। रमेश ऐसा दिखाना चाह रहा था कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आरुषि को रमेश पर शक होने लगा था। आरुषि ने सोचा, अब तो नंदिनी ही बता सकती है कि उसके साथ यह सब किसने किया। पर मैं क्यों पूछूं? उसने कहीं रमेश पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया तो? आरुषि मन ही मन अपने आप से बातें कर रही थी। बूढ़ी अम्मा को अचानक अपने घर में देखकर आरुषि डर गई। बोली, क्या बात है अम्मा? मेम साहब, मैंने अपनी बेटी को बहुत मारा पीटा और कहा कौन है इसका जिम्मेदार, बता, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। आरुषि मन ही मन बहुत घबरा रही थी। आरुषि बोली, अम्मा
मुझे क्यों सुना रही हो यह सब? मेम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, पर नंदिनी ने साहब का नाम लिया है। अम्मा पागल हो गई हो क्या जो ऐसी बातें कर रही हो? और आपकी बेटी को मैंने क्या समझा था और वह क्या निकली? किसी और का पाप मेरे पति रमेश के मत्थे मढ़ रही है, आरुषि ने गुस्से में बोला। मेम साहब मैं झूठ नहीं बोल रही। नंदिनी ने मुझे जो बताया वही मैं आपको बता रही हूँ। उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी गर्भपात करवाने, पर डॉक्टर ने कहा कि अब गर्भपात नहीं हो सकता, टाइम ज़्यादा हो गया है। आप ही कुछ करो मेम साहब, नहीं तो मुझे सबको आपके पति की यह काली करतूत बतानी पड़ेगी। एक तरफ से अम्मा ने धमकी देते हुए कहा। अम्मा का भी क्या कसूर था? उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है। अम्मा तो चली गई, पर आरुषि को ढेरों टेंशन दे गई। अपने पति का चरित्र तो उसे पहले से ही पता था, घटिया कहीं का, सुधरने का ढोंग कर रहा था, और मेरे पीछे से छी। आरुषि अपना सिर पकड़कर धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। अब क्या करूं? जब रात को रमेश घर आया तो उसने उसे अम्मा की सारी बातें बता दी। रमेश झट से बोला, झूठ बोल रही है वह औरत। एक दिन मुझसे पैसे मांग रही थी, कह रही थी कि मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है। मुझे उस पर दया आ गई तो मैंने पैसे दे दिए। फिर तो बार बार मांगने लगी, तब मैंने मना कर दिया। इसलिए शायद मुझ पर यह गंदा इल्ज़ाम लगा रही है, सफाई देते हुए रमेश ने कहा, पर झूठ उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। अम्मा तो अपनी बेटी का गर्भपात भी करवाने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा समय ज़्यादा हो गया, जान का खतरा हो सकता है। अब तो अम्मा यह जांच भी करवाएगी कि बच्चे का बाप कौन है। अपनी नज़रें रमेश पर गड़ाते हुए आरुषि ने कहा, यह सब मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। बार बार मुझे यह सब ना सुनाओ। रमेश ने आरुषि से नज़रें चुराते हुए कहा। आरुषि को पूरी रात नींद नहीं आई। देखा तो रमेश भी नहीं सोया था। आरुषि को अपना घर टूटता हुआ नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। दोनों बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर रमेश के ऑफिस जाने के बाद आरुषि ने अम्मा के घर का रुख किया। अम्मा, क्या मैं घर के अंदर आ जाऊं? बाहर से ही आरुषि ने आवाज दी। अम्मा आरुषि को अपनी कोठरी में ले गई। आरुषि ने कहा, देखो नंदिनी, अगर तुम मुझे सब सच सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। नंदिनी ने कहा, दीदी सबसे पहले तो आप मुझे माफ़ कर दो। आरुषि बोली, कर दिया माफ़, अब बोलो। नंदिनी ने कहना शुरू किया, दीदी आपको याद होगा जब पहली बार मैं आपके घर काम करने लेट आई थी। मैं काम ख़त्म कर वापस घर जाने लगी तो साहब ने कहा, एक कप कॉफ़ी बना दो, फिर चली जाना। कॉफ़ी लेकर मैं साहब को देने गई तो साहब बोले, थोड़ी देर बैठो। फिर मेरी बनाई हुई कॉफ़ी की खूब तारीफ़ करने लगे और बोले, तुम्हारी दीदी इतनी अच्छी कॉफ़ी नहीं बना पाती, उसके तो खाने में भी कोई स्वाद नहीं होता। फिर कहने लगे, मैं आपको कुछ ना बताऊं। वे रोज़ मेरी तारीफ़ करने लगे। बोलते बोलते नंदिनी रोने लगी। नंदिनी फिर बोलने लगी, साहब ने एक रोज़ मुझसे कहा, तुम्हारा पति यहाँ नहीं है तो तुम्हारा कभी मन नहीं करता है। उनकी बातों से मैं कुछ तो समझ गई। फिर कहने लगे, देखो नंदिनी, यह कोई शर्म की बात थोड़ी ना है, यह तो शरीर की ज़रूरत है और सभी को चाहिए। तुम्हारी दीदी तो मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करती है। वह मुझे रोज़ कुछ पैसे देते थे, कहते कि अपनी दीदी को कुछ ना बताना। कभी कभी कुछ चीज़ें भी ला देते थे और कहते, बिल्कुल संकोच मत करना, तुम जरा लेट ही आया करो काम करने, इसी बहाने तुम्हारे हाथों की कॉफ़ी मिल जाएगी। मुझे तो सांप की सारी बातें सच्ची लगती थी। नंदिनी फिर रोने लगी। आरुषि बोली, आगे क्या हुआ? मेम साहब, मैं उनकी बातों में आ गई। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम यह होगा, कहकर नंदिनी बिलक बिलक कर रोने लगी। बेचारी, अभी इसकी उम्र ही क्या है। आरुषि सोचने लगी, मेम साहब कल साहब भी आए थे, मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और वह एक डॉक्टर को जानते हैं, मुझे वहाँ लेकर गए थे, मगर डॉक्टर ने गर्भपात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी जान को खतरा है। साहब ने उसे पैसों का लालच दिया।
साहब ने डॉक्टर को कहा हम परसों फिर आएंगे, आराम से सोचकर बता देना। नंदिनी तुम साहब के साथ कल जाना, मैं भी पीछे से आऊंगी, मगर साहब को कुछ भी ना बताना। आरुषि वापस घर आ गई। रमेश सुबह ऑफिस की बोलकर जल्दी जल्दी घर से निकला। आरुषि तो इसी ताक में थी। उसने रमेश का पीछा करना शुरू किया। देखा तो रमेश ने अपनी गाड़ी एक हॉस्पिटल के पास रोक दी। नंदिनी पहले से ही वहां खड़ी थी। जैसे ही दोनों हॉस्पिटल के अंदर गए, आरुषि भी उसके पीछे चल पड़ी। डॉक्टर रमेश से कह रहा था, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, यह गर्भपात नहीं हो सकता, इनकी जान को खतरा है। आरुषि यह सब देखकर हैरान थी। नंदिनी को रमेश पहले भी यहाँ लेकर आ चुका है और मुझे बेवकूफ़ बना रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। रमेश लगभग गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर को कह रहा था, डॉक्टर प्लीज़, आप कितना भी पैसा ले लें पर यह गर्भपात करवा दें, पैसा ऐसी ही चीज़ है। अतः डॉक्टर नंदिनी का गर्भपात करने के लिए तैयार हो गया। आरुषि अब अपने आप को रोक न सकी। वह नर्स को धकेलते हुए डॉक्टर के कैबिन में घुस गई। आरुषि को देखते ही रमेश के तो पसीने छूट गए। डॉक्टर कहने लगा, कौन है आप? ऐसे बिना परमिशन कैबिन में कैसे आ गई? जैसे आप पैसों के लिए एक औरत का गर्भपात करने जा रहे हैं। आपको पता भी है यह गैर कानूनी है और इसका अंजाम क्या होगा? आरुषि ने गुस्से में कहा। डॉक्टर तो लगभग गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो मैडम, मैं तो कब से इस आदमी को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तभी रमेश कहने लगा, आरुषि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यही चरित्रहीन औरत है। मैं तुम्हें बताने वाला था कि इसने मुझे कैसे। रमेश की बात पूरी होने से पहले ही आरुषि ने एक के बाद एक कई तमाचे रमेश के गाल पर जड़ दिए। चुप, एकदम चुप, अब और नहीं। तुम्हारे जितना घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। चरित्रहीन नंदिनी नहीं, चरित्रहीन तुम हो जो गरीब का फायदा उठा रहे हो। अब इसका अंजाम भी तुम भुगतोगे। आरुषि आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा, रमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। भरोसा और तुम पर, वह तो इस जन्म में नहीं होगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, इस बच्चे को अपना नाम दो, वरना उम्र भर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, आरुषि ने दो टूक शब्दों में कहा। यही एक रास्ता है तुम्हारे पास। आरुषि और रमेश ने आपसी सहमति से तलाक लिया। रमेश नंदिनी को लेकर एक कमरे के फ्लैट में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद आरुषि को पता चला कि नंदिनी खूब ठाट बाट से रहती है और रमेश से पैसे ऐंठ लेती है। एक रोज सुबह दरवाजे पर बेल बजी। देखा बड़ी दाढ़ी, बिखरे बाल, गंदे से कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। आरुषि को देखते ही बोला, आरुषि मैं रमेश, तुम्हारा गुनहगार। रमेश कुछ कहता इससे पहले ही आरुषि गरजते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की? चले जाओ यहाँ से, मैं और मेरे बच्चे तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहते। रमेश गिड़गिड़ाते हुए बोला, आरुषि नंदिनी गली के एक लड़के के साथ भाग गई, वह मेरा सारा पैसा भी ले गई, अब तुम ही मेरा सहारा हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आरुषि ने रमेश की एक ना सुनी और बड़ी बेरुखी से उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और चिल्लाकर बोली, चले जाओ यहाँ से और कभी मत आना, तुम्हारे लिए हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। लगभग 2 घंटे तक आरुषि दरवाजे के पास बैठकर ही सिसकती रही। रमेश कभी उसको अपने प्यार का हवाला देता तो कभी पुरानी बातें याद करा रहा था। आरुषि सोचने लगी, आज यह धोखेबाज गिड़गिड़ा रहा है। वह बच्चों को भी नहीं बताना चाहती थी कि तुम्हारा पिता आया था। यह जहर तो अब उसे अकेले ही पीना था। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कहानी आपको कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।